सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक नियोजन पढ़ रहे थे, तो आज इसी में आगे प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन। आप उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट स्लेट हो, चाहे एमए प्रवेश फाइनल के बच्चे हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है नियोजन, प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन क्या है। आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसके साथ में ही अपन भारत में प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, ये दोनों टॉपिक आज अपन इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले अपन प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नियोजन प्रदेश ऐसा भूभाग होता है जिसमें आर्थिक निर्णयों की क्रियान्विति की जाती है। वर्तमान समय में नियोजन का अर्थ आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए आर्थिक निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन से है। नियोजन प्रदेश नियोजन उद्देश्यों मुख्यतः सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करने वाला होना आवश्यक है। इमेलस के अनुसार नियोजन प्रादेशिक स्तर का होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रादेशिक स्तर पर नियोजन किए अनेक तथ्यों का नियोजन छूट जाता है और अनेक का नियोजन वास्तविक स्तर के अनुकूल नहीं हो पाता है। नियोजन का क्या उद्देश्य है, इसी में टॉपिक में आगे है कि भाई नियोजन क्यों करना चाहिए। तो नियोजन का उद्देश्य क्या है। प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, संरक्षण तथा विकास करना है। नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे राज्य, जिला अथवा विकास खंड। सामान्यतः नियोजन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अतः नियोजन प्रदेश वास्तव में प्रशासनिक प्रदेश होते हैं। राष्ट्रीय नियोजन के लिए संपूर्ण राष्ट्र, राज्य नियोजन के लिए संपूर्ण राज्य तथा सूक्ष्म स्तर पर नियोजन के लिए जिला या विकास खंड नियोजन प्रदेश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। नियोजन प्रदेश में धरातलीय तथा सामाजिक सांस्कृतिक समानता के साथ साथ आर्थिक संरचना में भी समरूपता होनी आवश्यक है। नियोजन प्रदेश के सीमांकन में समरूपता, सकेंद्रीयता तथा प्रशासनिक सुविधा के मध्य संतुलन लाना आवश्यक माना जाता है। नियोजन प्रदेश का विकास इतना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों जो उसके आर्थिक विकास की गति दे सके। साथ ही आंतरिक तथ्यों में समानता होनी चाहिए। मानव एवं माल के प्रवाह को उपयुक्त गति से नियंत्रित करने के लिए नियोजित प्रदेश में कुछ सकेंद्रीय बिंदु, नोडल सेंटर होने चाहिए आवश्यक हैं। चार्ल्स ब्रून्स ने सन 1911 में फ्रांस में नियोजित प्रदेशों के सीमांकन हेतु निम्न विधियों को महत्वपूर्ण माना था। उसमें पहली विधि क्या है। नियोजन प्रदेश का सीमांकन करते समय वहाँ की जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक उत्पादन, प्रजाति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परिवेश तथा भाषा आदि की समरूपता को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है, इन प्रदेशों की विशेषताओं का पूर्ण रूपेण समाकलन आवश्यक है, जिससे उपलब्ध विभिन्न विधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा है, संबंधित प्रदेश के आर्थिक प्रतिरूपों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। चौथा है, क्षेत्र की दृष्टि से नियोजन
प्रदेशों में समानता होनी चाहिए। इसके बाद में है भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है कृषि एवं संबंधित विकास, उद्योग, शक्ति संसाधन, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, सामाजिक सेवाओं का विकास आदि है। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से भारत में निम्नलिखित नियोजन प्रदेश हैं। भारत में निम्नलिखित नियोजन प्रदेशों में पहला प्रदेश है प्रशासनिक प्रदेश। संपूर्ण देश प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, तहसीलों, विकास खंडों एवं पंचायतों में विभक्त है। अतः नियोजन योजनाएं इन विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित की जाती है। दूसरा है संसाधन विकास प्रदेश। इसका सीमांकन धरातलीय दशाओं, भूगर्भिक बनावट, जलवायु, वर्षा एवं तापमान, मृदा, भूमि उपयोग, कृषि, फसल प्रारूप, जनसंख्या घनत्व तथा विभिन्न संसाधनों की प्राप्ति के साधन पर किया जाता है। योजना आयोग ने स्थलाकृति, भूगर्भिक बनावट, मृदा, जलवायु, कृषि, भूमि उपयोग एवं फसल प्रतिरूप के आधार पर भारत के योजना प्रदेश निर्धारित किए हैं। तीसरा है महानगरीय प्रदेश। इसमें महानगरों के समीपवर्ती क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें विस्तार की दृष्टि से या दो से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। इन्हें पुनः छोटे नगरों व केंद्रीय ग्रामीण के अनुसार छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। चौथा है संक्रमण मेखला। ये क्षेत्र महानगरीय प्रदेश के मध्य पाए जाते हैं, जहां दो महानगरीय क्षेत्रों का संक्रमण होता है। अगला इसी में एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में प्रादेशिक नियोजन को वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में व्यवस्थित आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया तथा साथ ही प्रादेशिक नियोजन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया, जिनमें सरकार के साथ अनेक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। पहला है भारत का योजना आयोग। भारत सरकार ने एक सलाहकार संस्था के रूप में इसका गठन किया, जिसके द्वारा भारत के भूगर्भिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संसाधनों, प्रदेशों की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय योजना पर निर्माण की गई है। दूसरा है राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन। इस संगठन ने योजना आयोग की आवश्यकता अनुसार विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करके भारत के विकास के लिए एक विस्तृत प्रादेशिक नियोजन प्रस्तुत किया। प्रोफेसर SP चटर्जी के नेतृत्व में इस संगठन द्वारा भारत को निम्न 3 वृहद आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया है। तो ये आर्थिक प्रदेश कौन कौन से हैं भारत के? पहला इसमें है उत्तरी वृहद आर्थिक प्रदेश। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाता है। यहाँ वन संपदा, कृषि, जल संसाधन तथा कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से संपन्न है। दूसरा है पूर्वी वृहद आर्थिक प्रदेश। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तरी पूर्वी राज्य, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित करते हैं। यहाँ औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। तीसरा है दक्षिणी वृहद आर्थिक प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व द्वीप समूह सम्मिलित हैं। यहाँ मुंबई एवं चेन्नई वृहद व्यापारिक नगर हैं। उपरोक्त वृहद आर्थिक प्रदेशों को 23 द्वितीय स्तर तथा 200 तृतीय स्तर के
और 1000 चतुर्थ स्तर के आर्थिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट इसी में संस्था है भारतीय सांख्यिकी संस्था। इस संस्था ने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर देश में विद्यमान संसाधनों के आधार पर भू आर्थिक अथवा संसाधन प्रदेशों की योजना प्रस्तुत की है। चौथा है भारत के महापंजीकरण कार्यालय। इसके द्वारा प्रादेशिक स्तर पर विकास क्षेत्रों का विचार तथा मात्रात्मककरण का प्रयास किया गया है, जिसमें सन 1967 में स्वर्गीय डॉक्टर पी सेन गुप्ता तथा योजना आयोग के सदस्य तथा सोवियत भूगोलवेत्ता डॉक्टर सदाशुके गेलिना द्वारा प्रमुख प्रादेशिक योजना प्रस्तुत की गई। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तरों के आधार पर भारत को 7 वृहद आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया, जिन्हें 42 मध्यम स्तर के प्रदेशों में विभाजित किया। ये 7 वृहद आर्थिक प्रदेश निम्न हैं: उत्तरी पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, तीसरा है उत्तरी मध्य प्रदेश, चौथा है मध्य या केंद्रीय प्रदेश, पांचवा है उत्तरी पश्चिमी सीमा, छठा है पश्चिमी प्रदेश और लास्ट 7वां है दक्षिणी प्रदेश। 5 नंबर पॉइंट है केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग। इस आयोग ने शक्ति संसाधन प्रदेश प्रादेशिक नियोजन के लिए प्रस्तावित किए, जो योजना के लिए समन्वित आर्थिक प्रादेशिकरण की विचारधारा पर निर्भर है। छठा है व्यवहारिक आर्थिक अन्वेषण की परिषदें। इस परिषद ने भारतीय राज्यों की आर्थिक योजनाएं निर्मित की तथा प्राविधिकी आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों को ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया। 7वां इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में ही भारत सरकार का नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन। भारत महानगर योजना एवं यातायात परिवहन की समस्या के समाधान में अथक असमर्थता महसूस की गई। इसके उपरांत योजना आयोग ने सन 1965 में इस संदर्भ में महानगरीय यातायात संबंधी समस्या के अध्ययन हेतु महानगरीय यातायात अध्ययन दल का गठन किया गया, जिसकी परामर्शदात्री संस्था के रूप में भारत सरकार का नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन कार्य कर रहा है। उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत तथा विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस संदर्भ में प्रयास किए गए। इसमें प्रोफेसर R.P. मिश्रा के संदर्भ में सन 1969 में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रादेशिक नियोजन पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें प्रस्तुत विचारों को रीजनल प्लानिंग नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर L.S. भट्ट, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र प्रमुख हैं। प्रोफेसर प्रकाश राव ने प्रादेशिक नियोजन प्रांत के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर राव ने S.S. बोस तथा M.P. चौधरी की सहायता से प्रादेशिकरण की योजना को प्रस्तुतिकरण कर भारत का 21 प्रादेशिक योजना प्रांतों में विभक्त किया। आगे चलकर प्रोफेसर राव ने प्रोफेसर L.S. भट्ट के सहयोग से भारत में प्रादेशिक आर्थिक प्रादेशिकरण का संश्लेषण करते हुए संसाधन विकास के लिए एक नवीन प्रादेशिक ढांचा प्रस्तुत किया। इसी में एक टॉपिक और है प्रादेशिक नियोजन का महत्व है। प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास होता है। दूसरा प्रादेशिक आय में समानता। तीसरा रोजगार के अवसर प्रदान करना। चौथा है संतुलित विकास में प्रमुख भूमिका। पांचवा है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। छठा है जीवन स्तर में सुधार। सातवां है आर्थिक सुधार। आठवां है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास।
9वां है आर्थिक औद्योगिक वातावरण का विकास। 10वां और लास्ट है राजनीतिक स्थिरता। ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा आपके अगला जो टॉपिक है आपको पढ़ाएंगे, उसमें आगे की वीडियो में प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, ये अगले वीडियो में अपन विचार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, घर पर मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। परीक्षा निकट है। परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेशनल के लिए, कि प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन क्या है, इंडिया में प्लानिंग क्या है, और प्रादेशिक नियोजन का क्या महत्व है। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।